नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा का विषय है विकसित भारत की परिकल्पना। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, विकसित भारत वर्तमान सरकार का रोड मैप है जिसका उद्देश्य भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाना है। तो सरकार किस तरह से रोड मैप तैयार कर रही है और इस मुकाम को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, आपका भी धन्यवाद जी। हर राष्ट्र का एक विजन होता है कि हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से प्रगति करे और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो अच्छी हो जी। तो ऐसे में विकसित भारत है क्या और सरकार किस तरह से रोड मैप तैयार कर रही है? सर देखिए, बहुत ही साफ है कि आज़ादी के हम 75 साल अपने बिता लिए। आने वाला 2047 हमारा अपना 100 वर्ष होगा। उसमें हम इस आज़ादी को भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना दिया कि अमृत काल, और इस अमृत काल में हमें अपने एक विकसित भारत की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें हमें है कि अपने संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति करनी होगी। और उस संकल्प के सिद्धि में हमें जो है तत्वदर्शी और तथ्यान्वेषी विषय पर सोचना होगा और इस जो तत्व है उसको लेकर कैसे तथ्य के रूप में हम उसको प्रकट करें और प्रकट करके एक भारत की ऐसे निर्माण करें जो आने वाला जब हम 2100 वर्ष अपना पूर्ण करेंगे तो हम एक विकसित भारत के रूप में खड़ा रहें। सर तो किस तरह का रोड मैप सरकार तैयार कर रही है और किस तरह की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए सर, बहुत साफ साफ है कि यदि हमें अपने विकसित भारत के लक्ष्य को जब हासिल करना है तो सबसे पहले तो समावेशी दृष्टि को अपनाना होगा और समानता के भाव से कार्य करना होगा। भारत में एक सबसे बड़ी खाई है कि हमारी समतावादी दृष्टि नहीं है। दूसरी एक बड़ी खामी रही, समता मतलब कि लोगों के बीच असमानता बहुत फैली। इससे अब हमें हटना होगा और एक भारत का संकल्प लेके कि हमें विकसित भारत में भारत का नागरिक बन करके इस पर काम करना होगा और एक समरसता कायम करना होगा समाज में। यदि समरसता कायम हो गई तो निश्चित ही जो हमारा रोड मैप तैयार है उसके लिए हमें कुछ ऐसे डायमेंशन है जिस पर हमें फोकस होकर के एक सूत्र में बंध के काम करने होंगे। और यह कार्य हमें सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि प्रशासनिक में सुधार करने की पहली व्यवस्था है कि जो हमें संवैधानिक प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके प्रति हमें थोड़ा सचेत होना होगा और जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना होगा। उसमें सबसे है कि यदि हमें न्याय प्रणाली और कार्य प्रणाली यदि दोनों किसी एक डिसीजन को हमें देती हैं, परंतु हम जब उसको समाज में आते हैं तो अपने छोटे से स्वार्थ में उसकी आलोचनाएं करते हैं, उसको बदलने की बात करने लगते हैं, राष्ट्रहित की बात नहीं करते। तो जो सबसे पहला है कि हमें विकसित भारत की तरफ बढ़ना है तो एक प्रशासनिक न्याय प्रणाली व्यवस्था में आपको काम करना होगा, मतलब इफेक्टिव शासन, शासन करना चाहिए, जो शासन हो प्रभावशाली हो। दूसरा है कि हमें देखना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें शिक्षा के स्तर पर यह सोचना होगा कि मैं प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सबके लिए सर्वसुलभ शिक्षा होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का अपना और तभी समानता आएगी और उस शिक्षा को रोजगार उन्मुख तरफ ले जाना होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अधिक से अधिक बढ़ाना होगा, तब जाके हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। सर डॉक्टर साहब, शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान भी जरूरी है और इनोवेशन भी आजकल हो रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है तो उसमें भी काम करने की जरूरत है। सर वो तो बहुत मस्ट है कि जो हमें देखना है कि हम आज तकनीकी यदि मेरे पास नहीं होगा तो उस तकनीकी में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले विशेष फोकस में रखना होगा। यदि हम भारत को विकसित देखना चाहते हैं तो उसमें चाहे वो रेल मैप हो, चाहे रोड मैप हो, चाहे हवाई जहाज़ का मैप हो, हर चीज़ को हमें बड़ा टेक्नोलॉजी के दृश्य देखना होगा और स्टार्टअप की तरफ बढ़ना होगा। जैसे हमें स्मार्ट सिटी की तरफ जाना होगा, हमें अपने गाँव की तरफ भी जाना होगा, कृषि के क्षेत्र में हमें विशेष ध्यान रखना होगा, वहाँ भी सुधार करने की वहाँ बहुत ज़रूरत है और कृषि को हमें तकनीकी रूप से समृद्ध करना होगा, किसानों का प्रशिक्षण करना होगा। इस तरह के कार्य हमें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक विकसित भारत के लक्ष्य में नहीं होगा। और इसमें सभी का, वो चाहे स्मार्ट सिटी हो या ग्रामीण अंचल हो, दोनों को समावेशी दृष्टि में ला करके काम
करने की ज़रूरत है। इसके साथ हमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सस्ती और सबके लिए सुलभ हो। यह नहीं कि हम स्वास्थ्य के कारण हमारी चीज़ें, तो स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान रखना होगा। अनुसंधान की दुनिया में सोचना पड़ेगा कि हमें वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक चीज़ों में शोध करना होगा। विकसित भारत के लिए एक सबसे बड़ा है कि हमें अपनी एक भाषा का निर्माण करना होगा जो सबके लिए सर्वग्राही भाषा होनी चाहिए। जब तक हम भाषा नहीं होगा, सही दृश्य शोध नहीं कर सकते हैं। शोध तभी कर सकते हैं जब अपनी एक भाषा होगी और उस भाषा की वैज्ञानिकता प्रमाणिकता हो। जैसे हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी देव भाषा जिसको हम संस्कृत कहते थे, लेकिन आज वो लगभग, और जितने हमारे मूल ग्रंथ हैं जिनमें हम अनुसंधान की दृष्टि को देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसमें सिर्फ संस्कृत में लिखी हुई ग्रंथ हैं। और हम अनुसंधान क्या करते हैं, फिर हम अनुवादिक किताबों पर ज़्यादा फोकस हो गए, जिसके कारण हमें जो 75 साल में विकसित का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए वो नहीं हासिल कर पाए सर। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां बहुत बड़ी कमी रह गई। तो ये पिछले हमें कुछ दर्शों से जो हमें इस अमृत काल में मिला है, हमें लगता है कि हम सबको मिल करके इधर आगे बढ़ना चाहिए सर। रोजगार एक बड़ी समस्या आती है, ऐसे में औद्योगिक क्रांति की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो जी। और लोग, एक तरह से कहा जाए कि ग्रामीण अंचल में जी उधर भी सरकार को फोकस करना पड़ेगा। देखिए, औद्योगिक संरचना पर तो हमें विशेष फोकस करना ही पड़ेगा। यदि हमें औद्योगिक संरचना को, हमें कृषि को भी औद्योगिक रूप में देखना होगा। अभी तक हम कृषि को एक व्यावसायिक रूप से देखते हैं, उसको औद्योगिक संरचना में बदलने का प्रयास अभी तक नहीं किया। लेकिन उधर वर्तमान सरकार ने बड़ा फोकस हुआ है। किसानों को जो सम्मान निधि से उनके उत्पाद की क्षमता को बढ़ाने की जो कार्य सरकार कर रही है वो बड़ा ही कारगर है। विकसित भारत में बहुत बड़ी भूमिका। औद्योगिक संरचना के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है। हम जो औद्योगिक संरचना करते हैं वो उसका निर्माण किसी नगरीय सीमाओं में हम ज़्यादा खोजते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि ऐसे संरचनाएं ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि हमें श्रम साध्य भी मिल जाएगा, हमें युवा भी मिल जाएंगे। अब हमें जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी नहीं, आप स्वरोजगार की तरफ बात करिए, स्वरोजगार की रचना करिए और हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो 2-4 ऐसे व्यक्ति को रोजगार उन्मुख बना सकता है। तो औद्योगिक संरचनाओं के ढांचा को मैं जो समझता हूं कि अब नगरों की सीमाओं से बाहर होकर ग्रामीण अंचल की तरफ बढ़ने चाहिए। अभी आपने डॉक्टर साहब चर्चा किया कि श्रम सुधार, तो श्रमिकों को भी स्किल्ड करने की ज़रूरत है जिससे कि उनका इनकम भी बढ़े। जी सर, देखिए हमारे यहाँ बताने कि पहले श्रमिकों की कोई पूजा नहीं थी, जिसका परिणाम कि हम सब कुछ होते हुए हम उससे हो गए। हमारे यहाँ विश्वकर्मा की कल्पना है। यदि विश्वकर्मा कल्पना है तो वो कहाँ चले गए? जैसे हम लोग हायर एजुकेशन में देखते हैं, चाहे वो तुलसी रहे हों, चाहे कबीर रहे हों, चाहे रैदास रहे हों, लेकिन उन पर हम उनके ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं, तो उनकी तो योग्यता नहीं थी। सिंपल एक सन्यासी जीवन था और उस पर हुआ। तो वैसे ही श्रमिक के पास स्किल है, हम उसकी स्किल की पूजा नहीं कर पाते हैं, उसकी स्किल को हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें तो ये कहना है, जैसे जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें जो स्किल बेस्ड जो लोग कारीगर हैं उनके विषय को जान करके वो सिलेबस का पार्ट बना देना चाहिए। और एक तरह से कहा जाए कि स्किल के साथ साथ जो इनोवेटिव भी हो, हाँ, जो उसका प्रयोग उसमें हो, मतलब जो कर रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए लकड़ी का खिलौना बनाने वाला है, यदि हम उसको सिलेबस का पार्ट बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, उसके बनाने का मैकेनिज्म जो बनाने वाला है उसको शामिल करना चाहिए और उसके आधार पर चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। जैसे हम कभी कहते हैं ना कि काशी एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगरी रही, अब आज वो उद्योग नगरी नहीं रह गई, अब उसको हम सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से भी देखने लगे। जबकि यहाँ पर रेशम का व्यापार होता, साड़ी बुनते थे, बनारसी साड़ी अपने आप में थे। तो ये सब चीज़ों को हमें है कि हम जो स्किल था उसकी पूजा हमने छोड़ दिया, यहाँ के कारीगरों को हमने उपेक्षा के दृष्टि से देखा। इसलिए इस आज़ादी के अमृत काल में उनको अब आगे लाना पड़ेगा,
उनमें इनोवेसी जैसी मैंने वही बताया ना कि जो तत्व से तथ्यदर्शी के रूप में उनको प्रकट करने की अब जरूरत आ पड़ी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं सर। डॉक्टर साहब, ड्रिंकिंग वाटर आज भी एक तरह से कहा जाए कि सबको जो स्वच्छ जल है वो नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार की योजना है नल जल कल योजना, जी जी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, ये तो हमारे लिए एक दुर्भाग्य है। मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि किसी ने 50 साल बाद इस देश में सोचा कि एक स्वच्छ पेयजल जानी चाहिए। मुझे लगता है कि यह विकसित भारत के लिए एक वो हथियार है जिसमें अब जब आपके पास स्वच्छ जल होगा तो लगभग 90% बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो जब आप जल स्वच्छ पाने लगेंगे तो आपके अंदर मन मस्तिष्क भी स्वच्छ हो जाएगा। जब मन मस्तिष्क स्वच्छ हो जाए तो आप एक निश्चित ऐसे भारत की संकल्पना में आप अपना योगदान पूरी तरह से निभा सकते हैं सर। और एक तरह से कहा जाए कि जब स्वच्छ पानी मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियां जो दूर ऑटोमेटिक दूर हो नहीं होगी और आदमी का जो है बचत बढ़ेगा। जी सर। डॉक्टर साहब, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जी सर, नई शिक्षा नीति, वो किस तरह से विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? सर देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि लॉर्ड मैकाले के बाद एक भारतीय शिक्षा की कल्पना आई है। इस कल्पना में हमें भारत की संस्कृति और परंपरा दोनों का समावेश है। हम समझते हैं कि ये विकसित भारत के लिए एक सबसे बड़ा ये नींव का स्तंभ बनेगा कि जिस दिन यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय और अपने प्राइमरी बेसिक पर यह लागू हो जाएगी, उस दिन हमें लगता है कि भारत वैसे ही विकसित के रूप में दिखने लगेगा। आपको पता चलेगा उसका सीधे है कि आपकी अपनी परंपराओं में, अपनी संस्कृति में क्या है, उसका कैसे इनोवेट लाना है। बच्चे के लिए ये सुविधाएं हैं कि वो अपने चॉइस बेस पर जा सकता है। बच्चे को ये सुविधा है कि वो लगता है कि हमने विषय गलत चुन लिया, अब उसको वो छोड़ करके क्लिक करके दूसरी जगह जा सकता है। उसको लगता है कि नहीं, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ रोजगार युक्त काम करना चाहिए, तो वो वहाँ से उस क्रेडिट को लेकर दूसरे क्रेडिट को हासिल करके वो आगे जा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विकसित भारत की जो 2047 में हम कल्पना कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी सर। मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि ये जो शिक्षा रहेगी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। यही होता है ना कि पहले ही यदि ये शिक्षा नहीं रहेगी तो हम उसको शिक्षा के बिना ही तो ये हमने गुलामी झेला। शिक्षा आगे जाएगी तो निश्चित है कि हम प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। डॉक्टर साहब, लक्ष्य बड़ा है और एक तरह से कहा जाए कि चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं जी। तो किस तरह की चुनौतियां हैं विकसित भारत के संदर्भ में? सर देखिए, जब तक जहाँ चुनौती नहीं होंगी तो वहाँ संभावनाएं प्रकट नहीं होंगी। हमें चुनौतियाँ मिलती हैं तभी हम किसी रास्ते की तलाश करते हैं। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी चुनौतियाँ हमारी जो इस शिक्षा के क्षेत्र में था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में था, राजनीतिक के क्षेत्र में था, तो अब वहाँ हमें सुधार करने की तरफ है। हमें इस लक्ष्य को जब प्राप्त करना होगा तो अपने आर्थिक समृद्धि को तो बढ़ाना पड़ेगा। जब हम आर्थिक समृद्धि की तरफ जाते हैं तो हमें राजनीतिक पारदर्शिता को लानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तब हमें इस भ्रष्टाचार के मुक्त राज्य की कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसे शासक हों जो इस राज्य की कल्पना को बढ़ा सकें, माने इस आर्थिक समृद्धि को कायम कर सकें। जब हमारी आर्थिक समृद्धि होगी, राजनीतिक समृद्धि होगी, तो हम वैज्ञानिक रूप से ताकत होंगे। तब हमारी तकनीकी समृद्धि होगी। जब हमारी तकनीकी समृद्धि होगी तो इस विकसित भारत के लक्ष्य को हम सहजता के रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक महत्वपूर्ण विषय पर एक तरह से कहा जाए कि विकसित भारत के संदर्भ में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही आपके द्वारा बताई गई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।